Hello folks, very warm greetings to you and welcome to the channel. So I thought of making a separate video for you all to understand the adaptivity of the exam when it comes to NMAT. Okay, so I have to tell you that I have taught for GMAT for the longest of time, and I have understood the adaptivity process while teaching for GMAT. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि मैंने पहली क्लास ली और पहला टेस्ट लिया और मुझे अडेप्टिविटी पूरी तरह से समझ में आ गई. It took me a while to understand what adaptivity does. Okay, so इसलिए मुझे लगा कि जब मुझे समझने में इतना टाइम लगा तो चाहे मैं कितने भी अच्छी तरह से समझाऊं आपको थोड़ा वक्त तो लगेगा. That is why I did not inculcate all this information in my previous video in which I reviewed the paper of NMAT, the exam of NMAT that I wrote on 12th of October. So एक लाइन या दो लाइन में समझाने या समझने वाली बात है नहीं adaptivity. So I have divided the content of today's video into 4 parts. One, understanding the difference between CBT and CAT. CAT is not our CAT. It is computer based test versus computer adaptive test. Computer based test जैसे कि CAT, okay, IIM वाला CAT, और computer adaptive test, this CAT is the NMAT वाला computer adaptive test. So okay, so let us understand that. Then I'll discuss with you the graph that goes on, how the graph happens to grow during when you write a computer adaptive test. Then understanding these two, what should be your strategy और किस चीज से बचकर रहना चाहिए. Okay, so understanding CBT versus CAT, computer based test and computer adaptive test. या एक तरह समझ लीजिए CAT और NMAT के एग्जाम स्ट्रक्चर. By structure I do not mean what kind of questions, what difficulty level of the questions, कि पेपर कैसा दिख रहा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बीच में डिफरेंस. देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो होता है बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट में. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फॉर एग्जांपल कैट, IIM कैट, सो उसमें मान लीजिए कि देयर आर 25 क्वेश्चंस एंड व्हाटएवर 40 मिनट्स टाइम. आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, आपका फेवरेट टॉपिक है, आपने उसको फटाक से कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, और ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन सुपर इजी हो और अगला क्वेश्चन सुपर डिफिकल्ट हो. तो अगला क्वेश्चन एक तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का आपको वैसे ही उतना पसंद नहीं, ऊपर से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन को स्कैन मारा और तुरंत उसे छोड़कर आगे बढ़ गए. तो जब आप एक क्वेश्चन को छोड़ देते हो, पहली बात तो ऑप्शन होता है छोड़ने का. यू कैन जस्ट फ्लैग the question or just mark it for review or just not attempt it and move to the next question or any part of the paper, any part of the section. मतलब हो सकता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपका मन किया कि चलो पेपर को पीछे से देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 पर चले गए. ये सारी सुविधाएं होती हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में. तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पास कर दिया और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में वो ज्योमेट्री का था, उसको आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया, फिर एक आंसर मार्क किया, फिर पांचवा छठा चौथा पांचवा क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर 6th पे आए, फिर आपने 4 क्वेश्चन लाइन से छोड़ दिए, वगैरह वगैरह वगैरह. क्योंकि छोड़े हुए क्वेश्चन के ऊपर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है और गलत आंसर के ऊपर आपको नेगेटिव स्कोर मिलता है. इफ इट्स एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इफ इट्स अ थीटा क्वेश्चन, यू स्टिल गेट अ 0 स्कोर. ओके, नाउ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट में क्या होता है. पहली बात तो आपको क्वेश्चन पास करने का ऑप्शन नहीं है. ओके, सो I don't say that you should not leave a question unattempted. I am saying you cannot leave a question unattempted in the first place. Question छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि आपका टाइम ओवर हो जाए and still there were some questions to be appeared on your screen, and that is the last thing that you want to do. You do not want to leave questions unattempted. ओके, तो पहली बात तो क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं आता जब तक आप आंसर मार्क करोगे नहीं, नेक्स्ट का बटन एनेबल होगा नहीं. तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी जा सकते हैं अगर आपने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है. अब जैसे कि मैंने कहा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन सुपर इजी और नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए और फिर थर्ड क्वेश्चन फिर से इजी आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू वर डूइंग. यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो करीब मीडियम डिफिकल्टी लेवल का होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफिकल्टी लेवल धीरे 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 बढ़ता है बेस्ड ऑन हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर. तो ऐसा नहीं होता है कि नेक्स्ट, हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का आ जाए, ये चांस तो लेकर चलना पड़ता है.
जब तक आप क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से 4-5 ऑप्शन जो है, 5 ऑप्शन होते हैं एनमैट में, उसमें से कोई एक मार्क नहीं कर देते, नेक्स्ट का बटन इनेबल ही नहीं होगा। ओके, नाउ अभी अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने 100% गारंटी के साथ सही किया है, लेकिन अगला क्वेश्चन आपके कंफर्टेबल एरिया में से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसमें डील करना पड़ेगा और आंसर मार्क करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गो अहेड। ओके, और मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आउट ऑफ द 36 क्वेश्चंस दैट एनमैट गिव्स in its section for which you are given for 52 minutes to attempt, अब आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, यानी कि 47 मिनट्स आपने बिता दिए हैं और अभी 26 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया, 5 मिनट बचे हैं और 10 क्वेश्चंस बचे हैं। ओके, सो व्हाट टू डू इन दीस सिचुएशंस, तो इसके ऊपर हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट में क्या होता है, अगर मैं कहूं कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो 1 से लेकर 10 तक के बीच के क्वेश्चंस हो सकते हैं, 1 being the easiest and 10 being the most difficult possible question, तो जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा वो करीब करीब 5 डिफिकल्टी लेवल का आएगा, बीच में कहीं पर। इट विल नॉट बी द सुपर इजीएस्ट क्वेश्चन और अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, वो क्वेश्चन पर्सनली आपको और ज़्यादा इजी या डिफिकल्ट लग सकता है बेस्ड ऑन कि वो कौन से टॉपिक में से आया है, वो टॉपिक आपका कितना तैयार है या नहीं है। अब मान लीजिए कि आप हार्डकोर अरिथमेटिक गाए हैं और आपका पहला क्वेश्चन इनइक्वालिटी मॉडुलस से आ गया, तो हो सकता है कि आपका पहला क्वेश्चन ही आपको टफ लगने लगे। ओके, सो दिस कॉल्ड POOD, पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, ओके, व्हिच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी दैट द क्वेश्चन मेकर थिंक्स। ओके, सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप सेलेक्टिव स्टडी करके जा सकते हैं कि भाई मैंने 40% सिलेबस किया है, वो 40% सिलेबस सुपर स्ट्रॉन्ग है मेरा, जैसे कि मैं कैट में कहता हूँ कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके चले जाओ, आपके पास कम टाइम है तो आप ऐसा कर लो, आप अरिथमेटिक पूरा कर लो, थोड़ा सा ज्योमेट्री कर लो, एंड देन जॉब इज डन, यू कैन स्टिल गेट 90 परसेंटाइल, बट नॉट सो गारंटीड इन एनमैट, क्योंकि यहाँ पर हर सेक्शन से, किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, पहला आ सकता है, दूसरा आ सकता है। ओके, तो अगर आपने पहला क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल 5 का सही किया तो प्रोबेबली अगला क्वेश्चन भी डिफिकल्टी लेवल 5 का या 5.5 का आएगा या 6 का आएगा, और जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस क्वेश्चन का वेटेज, उससे जुड़ा हुआ स्कोर भी बढ़ता जाएगा। नाउ आइडियली स्पीकिंग व्हाट वी वांट टू डू इज कि आप लाइन से क्वेश्चन सही करते चले जाएं और जल्दी से जल्दी जो हाईएस्ट पॉसिबल डिफिकल्टी लेवल है वो अटेन कर लें, उसके बाद सारे क्वेश्चन उसी डिफिकल्टी लेवल के आएंगे, और जितने ज़्यादा जल्दी आप टॉप मार्क्स पे पहुंचेंगे उतने ज़्यादा आपको स्कोर आएगा। अब देखिए क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर फिक्स्ड हैं और क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मिस करने का या अनअटेम्प्टेड रखने का जो पेनल्टी है वो क्वेश्चन गलत करने से ज़्यादा है। Okay, so that is why I said earlier that you do not want to miss a question or you do not want to leave a question unattempted. अपनी इच्छा से तो आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ ही नहीं सकते, बस वो छूटेंगे तब जब आखिरी में आपका टाइम ओवर हो जाएगा और फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। So what happens is that in a computer adaptive exam नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके ये फर्स्ट इंप्रेशन जो आपको मिला है, इसके जो दुगने नुकसान है। इसमें नेगेटिव मार्किंग गलत आंसर करने पर नहीं होती, लेकिन इसके स्यूडो इफेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं। सो देयर आर ओनली 36 स्लॉट्स फॉर यू टू अटेन दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द क्वेश्चंस एंड स्कोर एज मेनी मार्क्स एज यू कैन। अब सोचिए कि अगर आपने पहला डिफिकल्टी लेवल जो 5 डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन था वो आपने सही किया, फिर नेक्स्ट भी 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 सही किया, बाय क्वेश्चन नंबर 5 आप हाई डिफिकल्टी लेवल रेंज में पहुंच गए हैं और आपका स्कोर बढ़ता चला जा रहा है और नंबर ऑफ स्लॉट्स फिक्स्ड है, एज आई एम सेइंग रिपीटेडली 36 स्लॉट्स हैं। अब अगर आपने पहला क्वेश्चन मान लो गलत कर दिया तो इसके दुगने नुकसान होंगे। हाँ, आपको उस क्वेश्चन में नेगेटिव स्कोर नहीं मिलेगा, आपका स्कोर 0 का 0 ही रहेगा या स्कोर बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से देखिए क्या होगा, एक तो आपने वो स्लॉट वेस्ट कर दिया क्योंकि 36 स्लॉट्स ही थे और एक स्लॉट आपका वेस्ट हो गया, उसका आप फायदा नहीं उठा पाए। उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्टी लेवल 4 का आएगा, तो जहां पहला क्वेश्चन सही करते और अगला क्वेश्चन शायद 6 डिफिकल्टी लेवल का आता, ज़्यादा मार्क्स का आता, इसमें भी मार्क्स मिलते और उसमें भी ज़्यादा मार्क्स मिलते।
अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लोअर डिफिकल्टी लेवल का आएगा, इसी को अडेप्टिविटी कहते हैं। सो द क्वेश्चन पेपर अडेप्ट्स टू योर लेवल। तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात किस लिए है? अच्छी बात उस केस में है कि मान लीजिए कि कोई है जो 7 या 8 डिफिकल्टी लेवल पर अच्छी तरह तैयार है और उसके ऊपर के क्वेश्चंस उससे नहीं होते। अब कैट या जेट जैसे एग्जाम में गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो जाए कि लगभग सारे ही क्वेश्चन 8+ डिफिकल्टी लेवल के हैं, तो उस इंसान की, उस एस्पिरेंट की क्या हालत होगी एग्जाम में, आप बताइए। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही डिफिकल्टी लेवल ऊपर होगा उससे वो क्वेश्चन गलत होगा तो फिर नीचे आ जाएगा, तो कम से कम वो उस लेवल के तो सारे क्वेश्चंस कर पाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वही क्वेश्चन थ्रो करता रहेगा एग्जाम, और आप कुछ तो स्कोर कर पाओगे। इस वजह से ये एक अच्छी चीज है। बुरी चीज क्यों है? क्वेश्चन का आंसर गलत तो गलत, अब वो सिली मिस्टेक थी या आपको क्वेश्चन करना नहीं आता था या आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सो दैट इज द बेन। तो दोनों ही चीजें, दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के बताए। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर मैं और मेरा दोस्त या कोई भी अगल बगल के कंप्यूटर सेट्स पर बैठे हुए हैं और एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें सेम क्वेश्चंस आएंगे, बस ज़्यादा ये हो सकता है कि ऑर्डर डिफरेंट हो जाए। तो जो 25 क्वेश्चंस या 26 क्वेश्चंस मुझे आने वाले हैं, हो सकता है मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो फलाने बंदे का 10th क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन का सेट वही रहेगा। While in computer adaptive test what happens is, पहला क्वेश्चन हो सकता है मेरा और बगल वाले बंदे का सेम हो, लेकिन देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगला क्वेश्चन डिफरेंट होगा। कितने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने उस क्वेश्चन को सही किया, उसने गलत किया, तो ऑब्वियसली अब तो डिफिकल्टी लेवल चेंज हो गया। ओके, अगर सही भी किया तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के सही किया, उसने बहुत कम टाइम में सही कर लिया, इसका भी इफेक्ट पड़ता है मेरे ख्याल से अडेप्टिविटी के अंदर। ओके, अगर हमने बराबर टाइम देकर भी सही किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डिफिकल्टी लेवल का आएगा, लेकिन हो सकता है मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाए और उसको ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन पे हैं तो दुनिया में कोई नहीं जानता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, कंप्यूटर भी नहीं जानता है, कंप्यूटर का एल्गोरिथम भी नहीं जानता है। आप उस क्वेश्चन में किस तरह बिहेव कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कितना टाइम लगा कर रहे हैं, उसके बेसिस पर वो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चुनेगा। ओके, सो देयर इज अ वेरी टिपिकल एल्गोरिथम जो मुझे लगता है कि इंडिया में शायद ही कोई कंपनी हो जिसने इसके एल्गोरिथम को कॉपी कर पाया हो और आपको एक परफेक्ट अडैप्टिव टेस्ट एज अ मॉक दे पाए। ऑलराइट, सो आपसे क्वेश्चंस गलत होने हैं तो होंगे, देखिए, लेकिन आपको किस चीज से बचना है? आपको बचना है सिली मिस्टेक से। और GMAT जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो GMAT एग्जाम बनाती है और NMAT एग्जाम बनाती है, उसकी स्पेशलिटी है, वो स्पेशलाइज्ड है ट्रैप ऑप्शंस बनाने में, जहां पे आपकी नज़र इधर उधर जरा सी हुई या आपका परसेप्शन जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप गलत करोगे, और गलत करके जो आंसर लाओगे वो भी उन्हें मालूम है, तो उन्होंने वो भी ऑप्शंस में इंक्लूड करके रखा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन सही ऑप्शन है इसलिए मेरे को वो दिख रहा है, लेकिन वो ट्रैप ऑप्शन है। तो आप सिर्फ सिली मिस्टेक से बचिए। आपका जो भी वर्जन है सिली मिस्टेक का वो पता लगाइए। सिली मिस्टेक्स के n नंबर ऑफ वर्जन्स होते हैं। कोई पैनिक में क्वेश्चन को गलत पढ़ लेता है, कोई 3 2 5 कर देता है, कोई इक्वेशन के इधर से उधर ले जाकर साइन नहीं चेंज करता, वगैरह 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 वगैरह। तो आपका कौन सा टाइप है सिली मिस्टेक का, उसको आइडेंटिफाई करिए, ओके, और उससे बचने की कोशिश करिए। देखिए, जितनी मैंने पिक्चर आपको बताई है अडैप्टिव टेस्ट के बारे में, वो आपको हो सकता है डिमोरलाइज कर रही हो, लेकिन चीज़ें उतनी भी खराब नहीं है, बिकॉज एज वी से दैट जो भी है वो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। और तैयारी तो जिसकी जैसी है वो उसको एग्जाम में उस तरह से हेल्प करेगी, लेकिन आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट जरूर कर सकते हैं। सो आई वॉज टेलिंग यू कि आप क्वेश्चन अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ सकते। अगर आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए तो आपने जितना भी स्कोर उस टाइम पे अचीव किया है वो नीचे आने लगेगा। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, जैसा कि आपको उस वीडियो में सुनाई पड़ा होगा क्वांट के सेक्शन में, लेकिन आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, और बाकी दोनों सेक्शन में मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो देखिए, अगर आपके पास आखिरी में 5 मिनट बचे हैं तो आपको तुरंत देखना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस बचे हैं। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं, यानी 5 के ऊपर हैं, तो मान कर चलिए कि
अब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको वो लालच गिव अप करना पड़ेगा कि चलो यार थोड़ा सा और देख ले, थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। ओके, फिर आप अपने मन में ये स्ट्रेटजी बनाइए कि अब मैं सारे क्वेश्चंस में एक ही ऑप्शन मार्क करूंगा, इट कुड बी सी, इट कुड बी डी, इट कुड बी बी और एनीथिंग। ओके, तो मैंने यही किया। जो भी बचे हुए मुझे तीनों ही सेक्शंस में ऐसा करना पड़ा। वर्बल एबिलिटी में क्योंकि मेरा रीडिंग स्पीड उतना अच्छा नहीं है, तो आखिरी के 6-7 क्वेश्चंस में मैंने सब में सी मार्क कर दिया। और लॉजिकल रीजनिंग में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करीब 60% ऑफ द पेपर वर्बल एबिलिटी ही था, लॉजिकल रीजनिंग में भी, तो उसमें भी स्पीड का चक्कर हो गया और आखिरी में 6-7 क्वेश्चन के में मुझे मार्क करना पड़ा। यहाँ पर भी आखिरी में क्यूए मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, आखिरी में 4 क्वेश्चंस रह गए थे, एक्चुअली 6 रह गए थे जब 5 मिनट बचे थे, लेकिन लालच की वजह से मैंने 3 मिनट, 3.5-4 मिनट और कंज्यूम कर लिए 2 और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए, एक बात ये भी है कि आपका डिफिकल्टी लेवल कहाँ पर है। अगर आप बहुत हाई डिफिकल्टी लेवल पर हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपके 5 मिनट बचे हैं और 10 क्वेश्चन बचे हैं, अब आपको क्वेश्चन को देखकर पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑप्शन से आंसर आ सकता है क्या। नहीं आ रहा है तो कम से कम रॉन्ग ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दो। मान लो आप डी मार्क करने वाले थे, आपने क्वेश्चन को स्कैन मारा, सरसरी निगाह से पढ़ा और आपको रियलाइज हुआ कि यार ए और डी नहीं हो सकते, तो कम से कम आप डी तो नहीं मार्क करोगे। तो क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉर्ट करने की कोशिश ये आपको अभी से करनी होगी। आप सोचोगे कि मैं उस दिन देख लूंगा, तो आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में ऑटोमेटिकली ख्याल ये आएगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो आपको अभी ऑफिशियल गाइड में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऑप्शन से निकाल पाए। ओके, सो अब जब आखिरी में कम टाइम बचा है और क्वेश्चन ज़्यादा बचे हैं, तो आपको बस जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए स्कैन कर करके, मार्क कर करके उस क्वेश्चन पे आने के लिए। देखिए, आप 5 क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आप सब में मार्क कर दोगे तो आपके मार्क्स कम से कम वही रहेंगे जहां पर वो हैं। इसलिए आपको फटाफट मार्क करके आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके फेवरेट एरिया में से एक क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, सो स्ट्रेटजी के नाम पे मैं ये कहूंगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें सिली मिस्टेक करने से बचें, उसके क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। ओके, जो क्वेश्चन आपको पढ़ के थोड़ा सा हेजिटेशन हो गया या हिच आ गया कि यार पता नहीं ये सॉल्व हुआ कि नहीं, तो प्लीज़ उसमें इसको ईगो पे मत लें, उसको ज़्यादा टाइम देकर उसको टाइम बर्बाद ना करें। ये मत सोचें कि अगर गलत हो गया तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा स्लॉट वेस्ट हो जाएगा और अगला क्वेश्चन आसान आएगा। वो तो वैसे भी होगा, आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आखिरी के क्वेश्चन जो आप शायद कर सकते थे, जो आपके एरिया में से आने वाले थे, वो आपको देख के मार्क करने पड़ेंगे। आप उसको चाहकर भी टाइम नहीं दे पाते। टाइम बचाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है ट्राई कर रहा है, तो आप दे दो उसको आधा मिनट। नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शन से डिस्कार्ड करके जो भी है एक ठीक ठाक सा दिखने वाला ऑप्शन इंट्यूशन वगैरह यूज करके मार्क करके आगे बढ़िए। आपका आइडिया ये होना चाहिए कि जो आपके एरिया से क्वेश्चंस आएंगे वो आपके वेस्ट ना हो। तो इस स्ट्रेटेजी पर चल के जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, जो है ये सबके साथ हो रहा है। हर किसी का अपना अपना फेवरेट एरिया है, हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। डेटा सफिशिएंसी हर एक के पेपर में आएगा, हर एक को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये सभी के साथ है। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी ही काम आएगी। आप पर्सनली अगर वहाँ पर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप ब्लंडर्स करेंगे और आपका बहुत नुकसान हो सकता है। Your biggest enemy is your ego to take questions personally। और आखिरी में क्वेश्चंस का छूट जाना, प्लीज 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 क्वेश्चंस को छूटने मत दीजिएगा। आखिरी में लालच बहुत आएगा, 3 मिनट है यार, क्वेश्चन पढ़ के तो देखें, लेकिन वो टाइम कितनी तेजी से उड़ता है आपको आइडिया नहीं लगता है। ऑलराइट, सो प्लीज डू दैट। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑन व्हाट बेसिस शुड यू डिसाइड द ऑर्डर इन विच यू शुड राइट द एग्जाम। सो अडेप्टिविटी के केस में इतना ही। और प्लीज फील फ्री टू राइट योर क्वेश्चंस। आई माइट हैव मिस्ड, हो सकता है फ्लो में मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ बताने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी क्वेरीज ज़रूर डालिए। अगर उसका एक लाइन का आंसर होगा तो मैं वहीं पर आपको लिख कर रिप्लाई कर दूंगा, और नहीं तो अगर मुझे ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हो सकता है कि मैं छोटा सा एक और वीडियो बना के वो सारे पॉइंट्स को कवर कर दूँ। So I hope you learned from this. I hope it helps you in making a good strategy to tackle the exam. एक और छोटी सी बात, कोशिश करिए कि आप एनमैट का एक अटेम्प्ट कैट के पहले लिख दें। It will give you a major
idea of what happens with you when you write a real exam. इससे आपको कैट जिसमें स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं उसमें बहुत हेल्प मिलेगी रियल लाइफ एग्जाम में. So with all this, I would like to sign out now. To take your leave. Thank you so very much for watching the video. Please share the video with your kids and kins if you think that it is going to help them. Thank you so very much.